सो वेलकम गाइस टू यूपीएससी विद मी। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 8 है ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। तो अब तक हम सिलेबस के ये सेक्शंस कवर कर चुके हैं। एक्सट्रीमिज़म, जिसमें हमने लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म देखा और नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी देखी। देन उसका लिंकेजेस देखा डेवलपमेंट के साथ। फिर हमने रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर देखा। उसके बाद हमने टेररिज्म देखा और ऑर्गेनाइज क्राइम देखा। फिर उसका लिंकेजेस देखा। फिर हमने बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी देखे। आज का हमारा जो लेक्चर का एजेंडा है वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। फिर इसके बाद हमारा 80% जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट अभी तक कंप्लीट हो गया है और मनी लॉन्ड्रिंग होते ही हमारा 90% हो जाएगा। और फिर बॉर्डर एरियाज़ वाला जो ये सेक्शन है, सिर्फ एक मेन टॉपिक बस यही बचता है। उसके बाद ये जो 3 टॉपिक हैं, ये चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क और रोल ऑफ मीडिया एंड सोशल नेटवर्किंग साइड, इन दोनों सेक्शन से अभी तक यूपीएससी ने सिर्फ एक ही पीवाईक्यू पूछा है और इसको हम बस एक ही लेक्चर में दोनों कंप्लीट कर देंगे। इतना इम्पोर्टेंट है नहीं ये सेक्शन। और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट, ये भी इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आपको बस सिक्योरिटी फोर्सेस का नाम पता होना चाहिए और एजेंसीज़ का नाम पता होना चाहिए और उनका क्या क्या मैंडेट है। तो जो मेजरली जितनी भी एजेंसीज़ हैं या जितनी भी आर्म फोर्सेस हैं, उन सबका मैंडेट लगभग सेम ही है। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, मनी लॉन्ड्रिंग और इट्स प्रिवेंशन। तो हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कुछ पीवाईक्यूज़ देख लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग वाले सेक्शन से कितने पीवाईक्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहला पीवाईक्यू 2013 का 15 मार्कर। Give out the major sources of terror funding in India and the efforts being made to curtail these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the No Money for Terror NMFT conference recently held at New Delhi in November 2022. तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि सोर्सेस पूछे हैं। मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ कि सोर्सेस पूछे हैं। इसमें सोर्सेस पूछे, मेजर सोर्सेस पूछे हैं टेरर फंडिंग के। फिर एफर्ट्स क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिए हैं इसको कर्टेल करने के लिए, और जो रिसेंटली एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या था। इसको हम देखेंगे कि इस सेक्शन को कैसे डील करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस हाउ द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, then elaborate measures to tackle the problem of money laundering both at the national and international level. India's proximity to two of the world's biggest illicit opium growing state has enhanced her internal security concern. ये कौन से दो वर्ल्ड बिगेस्ट ओपीएम ग्रोइंग स्टेट्स हैं? ये हमने गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल देखा था, ये वाले ही हैं। देन एक्सप्लेन इट्स लिंकेजेस बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग एंड अदर इलिसिट एक्टिविटीज सच एज गन रगिंग, money laundering and human trafficking. Then what countermeasures should be taken to prevent the same? Then money laundering poses a serious threat to country's economic sovereignty. What is the significance for India and what steps are required to be control this menace? तो हमने देखा कि मेजरली यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। पहले तो हर क्वेश्चन में वो मेजर्स पूछता है, देन उसने सोर्सेस पूछ लिए कि मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग की क्या है, देन उसने उसको टेररिज्म के साथ लिंक कर दिया, उसके बाद उसने टेक्नोलॉजी के साथ लिंक कर दिया, और एक कॉन्फ्रेंस हुई थी एनएमएफटी कॉन्फ्रेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स और एम। अब ये बताओ कॉन्फ्रेंस का नाम देखो, नो मनी फॉर टेरर, तो मतलब नो मनी फॉर टेरर मतलब कोई भी पैसा टेरर के लिए ना जाए। तो उसके एम्स क्या होंगे कि कोई भी पैसा टेरर के लिए ना जाए, मतलब करप्शन ना हो, वाइज यूज़ हो उसका। देन सेम ऑब्जेक्टिव्स होगा कि किसी की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन ना करे, जो ग्लोबल पीस हारमनी बनी रहे। तो ये मेजरली आप खुद कर सकते हो मगर आपको स्पेसिफिक एम्स और ऑब्जेक्टिव नहीं भी पता है तो हम शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर मनी लॉन्ड्रिंग का। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली होता क्या है। अगर मैं इसको लेमन टर्म्स में बोलूँ तो ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं। तो इसको डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं
तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या एक प्रोसेस है जिसमें आप सोर्स ऑफ मनी को हाइड करते हो जो कि ऑब्टेन की गई हो इलीगल सोर्स से, और उसको फिर कन्वर्ट करते हो आप क्लीन सोर्स में, वही ब्लैक मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हो आप, फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग प्रोसिक्यूशन, कन्विक्शन एंड कॉन्फिस्केशन ऑफ द क्रिमिनल फंड्स। अब हम देखते हैं वेरियस टेक्निक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। तो मनी लॉन्ड्रिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं, आप लोगों को बस ये नाम पता होना चाहिए। वैसे स्पेसिफिकली यूपीएससी ने पूछा नहीं है, बाय चांस अगर पूछ ले कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ होती हैं तो आपको बस याद होना चाहिए। तो सबसे पहला टेक्निक है शेल कंपनीज। शेल कंपनीज क्या होती हैं, ये एक ऐसी एंटिटीज़ होती हैं, मतलब फिक्टिशियस एंटिटीज़ जो कि क्रिएट की जाती हैं ताकि वो अपीयर हों एज लेजिटिमेट बिजनेस एक्टिविटी और फैसिलिटेट करें मूवमेंट ऑफ फंड को। मतलब वो फिक्टिशियस एंटिटीज़ जो क्रिएट करी जाती हैं ताकि वो लेजिटिमेट लगें फॉर फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ फंड। सेकंड जो है हमारा वो है स्मर्फिंग और स्ट्रक्चरिंग। तो स्मर्फिंग और स्ट्रक्चरिंग क्या है कि लार्ज सम ऑफ मनी को आप छोटे छोटे स्मॉल ट्रांजेक्शन में ब्रेक डाउन करके ट्रांसफ़र करते हो ताकि आप रिपोर्टिंग को अवॉइड कर सको। इसका एग्जांपल देखूँ, अगर आपको किसी को 1 CR ट्रांसफ़र करने थे तो आप क्या करो, 1 CR ट्रांसफ़र करने के बजाय उसके 10 पैचेस बनाओ 10 lakhs के और उसको फिर ट्रांसफ़र करो। उससे क्या होगा, आप रिपोर्ट भी नहीं होगे, क्योंकि मान लो अगर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट था कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन 1 करोड़ से ऊपर जाएगा तो बैंक को, गवर्नमेंट को नोटिस देना होगा कि भाई इतना ट्रांजैक्शन जा रहा है। तो आपने क्या किया, वो अवॉइड करने के लिए आपने 10 lakhs के 10 पैचेस कर दिए, तो बैंक जो है वो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करेगा ही नहीं, एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करेगा ही नहीं। थर्ड जो है वो है ऑफशोर अकाउंट्स। यूजिंग ऑफशोर बैंक्स और ज्यूरिडिक्शन विद स्ट्रिक्ट बैंक सीक्रेसी लॉज टू हाइड द ट्रू ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ फंड्स। इसका बेस्ट एग्जांपल है स्विस बैंक जो है उसके अकाउंट होल्डर्स। वहाँ पर जो बैंक सीक्रेसी लॉज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जिससे ट्रू ओनरशिप हाइड हो सकती है और फंड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब आप अपना अकाउंट उसमें ओपन करो और बैंक की जो लॉज हैं, जो पॉलिसीज़ हैं, वो आपके बारे में किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी, किसी भी जितनी भी बाकी की गवर्नमेंट्स वगैरह हैं, आप उनको सीक्रेसी, मतलब आपकी आइडेंटिटी रिवील ही नहीं करेंगे। देन ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग। ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग मैनिपुलेटिंग इनवॉइसेस ओवर और अंडर इनवॉइसिंग गुड्स और सर्विसेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शन टू डिस्गाइज द मूवमेंट ऑफ फंड्स। तो ट्रू बेस्ड लॉन्ड्रिंग क्या है, आप इनवॉइसेस को मैनिपुलेट करते हो। मान लो अगर आपका बिल जनरेट हुआ मतलब 10,000 रुपीज़ को, तो आपने क्या किया, या तो उसको 20,000 का दिखा दिया ताकि आप जीएसटी में आप क्लेम ले सकें, नहीं तो आपको अगर उसमें ब्लैक में दिखाना था तो आपने वो 20,000 की जगह आप मान लो 10,000 की शॉपिंग करी, आप 5,000 दिखा रहे हो और बाकी का 5,000 आपने ब्लैक मनी यूज़ कर लिया। तो इनवॉइसेस में आप जब मैनिपुलेशन करते हो इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस में, तो वो ट्रेड बेस्ड लॉन्ड्रिंग होता है। नेक्स्ट है मनी म्यूल्स। रिक्रूटिंग इंडिविजुअल्स टू ट्रांसफर फंड्स ऑन बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू ट्रेस द मनी बैक टू इट्स ओरिजिनल सोर्स। इसमें आप इंडिविजुअल्स को रिक्रूट कर रहे हो ताकि वो ट्रांसफ़र कर सकें फ़ंड ऑन बिहाफ ऑफ क्रिमिनल्स। जैसे मूवीज़ में देखा है, जितने जितने बड़े गैंग माफियाज़ होते हैं, अंडरवर्ल्ड डॉन होते हैं, उनका एक पीए वगैरह होता है जो लैपटॉप वगैरह या फिर लेके बैठा रहता है, जो सारे ट्रांजेक्शन्स को, मतलब उसमें सारे फंड्स को ट्रांसफ़र करता है। तो वो एक उसको रिक्रूटमेंट अगर ऑफ डेट इंडिविजुअल, उस प्रोसेस को बोलते हैं मनी म्यूल्स। देन नेक्स्ट इज क्रिप्टो करेंसी। यूटिलाइजिंग डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन इन ट्रांजेक्शन एंड मनी लॉन्डर अक्रॉस वेरियस ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स। तो क्रिप्टो करेंसी में क्या है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, तो आपकी अनोनिमिटी बनी रहती है, तो आपको ट्रेस करना इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। देन शेल बैंक्स। शेल बैंक्स क्या है, स्टैब्लिशिंग बैंक विदाउट फिजिकल अपीयरेंस और लेजिटिमेट बैंकिंग ऑपरेशन टू फैसिलिटेट मनी ट्रांसफ़र विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट। तो शेल बैंक्स बिल्कुल शेल कंपनीज़ की तरह हैं, जैसे उसमें कंपनीज़ को क्रिएट किया गया ताकि वो लेजिटिमेट अपीयर हो, इसमें बैंक्स को इस्टेब्लिश करते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स में दिखा दिया कि बैंक जो है कि भाई कि एक बैंक दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में है, और रियलिटी में अगर देखा जाए तो वहाँ कोई बैंक है ही नहीं। देन कसिनो लॉन्ड्रिंग। कसिनो लॉन्ड्रिंग क्या है, कन्वर्टिंग इलिसिट फंड्स इनटू चिप्स, गैम्बलिंग देम एंड देन कैशिंग आउट विद क्लीन मनी फ्रॉम द कसिनो। तो
जैसे वो डैन बिल्जेरियन जो कसिनो में खेलता रहता है, बिल्कुल वैसा ही सिस्टम। और रेस 2 में आई थिंक सैफ अली खान जब आता है कि उसमें तो वो पैसे हारता है। देन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट, परचेजिंग प्रॉपर्टी विद इलिसिट फंड टू लेजिटिमाइज द मनी एंड जनरेट रेंटल इनकम और कैपिटल गेंस। आप अपने ब्लैक का मनी आप रियल स्टेट में डालें, आप फ्लैट्स खरीदें, आप शॉप्स खरीदें, आप प्रॉपर्टी खरीदें, और फिर आप उससे जो इनकम जनरेट करेंगे वो आपकी वाइट मनी हो जाएगी। देन लेयर ट्रांजैक्शन, कंडक्टिंग मल्टीपल कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टू ऑब्सक्योर द ऑडिट ट्रेल एंड कंफ्यूज इन्वेस्टिगेटर्स। अब हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट होता क्या है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इम्पैक्ट हम 4 सेक्शन में देखेंगे। पहला इकोनॉमिक, देन सोशल, देन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर मेंस में आपका कोई भी क्वेश्चन आता है और आपके पास डायमेंशन नहीं है तो आप उसको सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, एथिकल एंड देन एनवायरमेंटल, आप मल्टीपल डायमेंशंस खोल सकते हैं और हर डायमेंशन पे आप मिनिमम 1 पॉइंट तो जनरेट कर ही लोगे, 1 से 2, तो उतने में आपका काम हो जाएगा। और अगर आप मान लो इन डायमेंशंस पे नहीं आंसर अपना करना चाहते तो आप जीएस के सिलेबस पे, मान लो जीएस 1 में आपकी हिस्ट्री आती है, ज्योग्राफी एंड सोसाइटी हो गई, जीएस 2 में आपकी गवर्नेंस और सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स छोड़ दो आप, इसमें इकोनॉमिक्स हो गया, इसमें एग्रीकल्चर हो गया, इसमें साइंस एंड टेक हो गया, इसमें डिजास्टर हो गया, देन इसमें एथिक्स हो गया। आप हर डायमेंशन पे 1-1 पॉइंट लिख दो कि जो सोसाइटी में क्या होगा भाई, करप्शन हो सकता है, सोशल जस्टिस में क्या होगा भाई, इनइक्वलिटी हो सकती है, देन इकोनॉमिक में भाई इन्फ्लेशन हो सकता है, एफडीआई कम हो सकता है। तो आप हर डायमेंशन पे, हर जीएस के सिलेबस पे 1-1 टर्म लिख देना, आप उससे भी आंसर कर सकते हो। बस आप उसमें एनरिचमेंट के लिए आप डेटा या फिर एग्जाम्पल जो कि हम प्रोवाइड करते रहते हैं लेक्चर में, आप उनको यूज़ कर सकते हो। देन हम मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट देखते हैं। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है कि टैक्स रेवेन्यू में लॉस होगा। आप ब्लैक का मनी वाइट में कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि जो पैसा आपको टैक्स में देना चाहिए था, वही जो आपकी ब्लैक मनी है, आप उसको मार्केट में वाइट मनी के अंदर ला रहे हो, तो गवर्नमेंट को टैक्स में लॉस हो रहा है, टैक्स रेवेन्यू में। देन इन्फ्लेशन हो सकती है। आप अनफेयर मीन्स यूज़ करके ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करके मार्केट में मनी जब ज़्यादा इन्फ्यूज़ करोगे, तो जैसा हमने इकोनॉमी में देखा है, जब मनी ज़्यादा होती है लोगों के पास, डिमांड ज़्यादा है इंक्रीज़ होगी, और सप्लाई जब होगी नहीं तो इन्फ्लेशन हो जाएगा। देन वेलफेयर ऑफ द पीपल को अफेक्ट करता है। जो पैसा टैक्स रेवेन्यू में जाना चाहिए था, गवर्नमेंट उसको सोशल स्कीम्स में लगाती, वो पैसा आपने टैक्स में ना देकर आपने पर्सनल यूज़ के लिए रख लिया, तो बाकी के जो लोगों का जो वेलफेयर है वो अफेक्ट करेगा। देन एफडीआई को डिस्करेज करेगा। आपकी कंट्री में अगर ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है तो इंटरनेशनल इमेज पे आपको डेंट पड़ेगा। तो जो बाहर की जो जितनी भी कंपनीज़ हैं या जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी कंट्री में आएंगे नहीं, तो डिस्करेज हो गई एफडीआई। देन सोशल इम्पैक्ट देखें, ड्रग एडिक्शन हो सकता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो सकती है, करप्शन आ सकता है, ऑर्गेनाइज क्राइम आ सकता है। तो ये सोशल इम्पैक्ट में जितने भी मैंने ये टर्म्स लिखे हैं, ये सारे आपके इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस के वाले टर्म्स हैं। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बोला है कि इंटरनल सिक्योरिटी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें सिलेबस को अपना यूज़ करना ही करना है। आप सिलेबस के की टर्म्स, कीवर्ड्स को यूज़ करना, आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। देन पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो जाएगा। तो ये एक एडीआर की रिपोर्ट थी जिसमें अभी जो रिसेंट लोकसभा है उसमें 40% जितने भी हमारे सिटिंग एमपीज़ हैं उन सबके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग से क्या होगा, ब्लैक का मनी आप इलेक्शन में यूज़ करेंगे, आप वोट लेंगे, रात को आप बियर और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 500 रुपीज़ में, फिर लोग वोट डालेंगे, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा, क्रिमिनल लोग पॉलिटिक्स में जाएंगे। देन पॉलिटिकल इमेज डेंट होगा। FATF आप ब्लैक लिस्टिंग में आ सकते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है ये, इसमें अगर आपकी कंट्री मनी लॉन्ड्रिंग या फिर ब्लैक मनी में ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लेती है तो आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। इसमें नॉर्थ कोरिया शायद अभी ब्लैक लिस्ट में है और पाकिस्तान जो थी वो शायद ग्रे लिस्ट में थी। देन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है। आप ब्लैक मनी को यूज़ करके अपोजिशन को मान लो पैसा दे देते हैं, ऐसा बोल नहीं रहा, एग्जाम्पल के तौर पे हाइपोथेटिकल एग्जाम, अपोजिशन को पैसा देते हो और आप एंटी डिफेक्शन करवा दो, या फिर रूलिंग गवर्नमेंट के जितने एमपीज़ हैं आप उनको खरीद लो पैसा देके, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। देन करप्शन होगा ही होगा।
अब हम सिक्योरिटी इम्पैक्ट देखें तो सेम फिर से वही ऑर्गेनाइज क्राइम्स, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, जम्मू एंड कश्मीर मिलिटेंसी, देन टेरर फाइनेंसिंग और आर्म्स ट्रैफिकिंग, ये सेम कीवर्ड्स इंटरनल सिक्योरिटी के आपके सिलेबस से उठाए गए हैं। तो सबसे बेस्ट जो है कीवर्ड्स आप सिलेबस से उठा सकते हैं, आप PYQ से उठा सकते हैं, और बाकी के जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। देन हम मनी लॉन्ड्रिंग में चैलेंजेस देख लेते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले तो वीक ग्लोबल कोऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट लॉज हैं मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, तो यूनिफॉर्मिटी होती नहीं है, कंसेंसस है नहीं, तो ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो वीक है। देन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए देखें तो फंड्स में बी मूव थ्रू मल्टीपल शेल कंपनीज थ्रू लेयर्ड वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट एसेट्स लाइक रियल एस्टेट और आर्ट टू हाइड देयर इलीगल सोर्स। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, आप मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा, मान लो आपने पेंटिंग खरीद लिया, मजनू भाई की जो घोड़े वाली पेंटिंग ने, आपने पूरा पैसा उसमें डाल दिया। देन उदय शेट्टी के आपने आलू टमाटर खरीद लिए, तो फिर आपने क्या किया, रियल एस्टेट में पैसा डाल दिया। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, ट्रेस करना मुश्किल है। देन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, क्रिप्टो करेंसी का यूज़ किया जा रहा है, कैसे बिटकॉइन, इसमें एनोनिमिटी है, ट्रेस करने में दिक्कत है, आइडेंटिटी का बार पता नहीं चलेगा। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस में दिक्कत है, जो प्रोविजंस हैं प्रेजेंटली वो सारे विवेक प्रोविजंस हैं, लूपहोल्स निकाल लेते हैं, जितने भी मनी लॉन्ड्रर्स हैं, जितने भी क्रिमिनल्स हैं, वो उसमें लूपहोल्स निकाल लेते हैं। देन कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में, नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर के लिए वो जो लैंग्वेज है बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है समझने में। देन करप्शन है, जब लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल या रेगुलेटर्स पकड़ने जाते हैं तो उनको ब्राइब कर दिया जाता है, या तो उनको फोर्स किया जाता है कि भाई अनदेखा कर दो। आपने मूवी देखी होगी वो रेड वाली, जिसमें अजय देवगन जब जाता है तो वो उसको पैसा देता है कि भाई तू रेड मत मार, मैं पैसा लेके चला जा इसमें से थोड़ा और चला जा। देन प्राइम मिनिस्टर से कॉल करवाता है। तो ऐसा होता है जब आप लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल या रेगुलेटर्स कुछ अच्छा काम कर रहे होते हैं, या तो उनको ब्राइब किया जाता है या उनको धमकाया जाता है। देन टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं, एग्जाम्पल के तौर पे केमन आइलैंड, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मॉरिशस। आप इन कंट्रीज़ में अपना ब्लैक का पैसा डालो, आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, आप अपना ब्लैक का मनी वाइट कर सकते हो यहाँ। देन पब्लिक अवेयरनेस नहीं है, पब्लिक अवेयरनेस इंडिविजुअल्स में नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो ये कुछ की चैलेंजेस थे मनी लॉन्ड्रिंग में। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं चैलेंजेस को टैकल करने के लिए। तो इसको भी हम 2-3 सेक्शन में देखेंगे कि लीगल फ्रेमवर्क क्या क्या बनाया है, उसके बाद इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन क्या है। अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना कि मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं, तो आप इसको 3 हेडिंग में कर सकते हो कि लीगल फ्रेमवर्क बता दिया आपने इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बता दिया, देन आपने इंटरनेशनल कोऑपरेशन बता दिया। रेदर देन राइटिंग लीगल फ्रेमवर्क सारे एक्ट ही एक्ट लिख रहे हो, हर सेक्शन में से दो दो लिख दो, डाइवर्स आंसर लगेगा और अच्छा लगेगा। अब हम लीगल फ्रेमवर्क देखते हैं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या करता है? आप मैंडेट्स रिपोर्टिंग ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन, इन्वेस्टिगेट टैक्स एवेजन केसेस एंड इनेबल्स टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज टू डिटेक्ट एंड इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ को डिटेक्ट करना, इन्वेस्टिगेट करना, टैक्स एवेजन के केसेस को इन्वेस्टिगेट करना, टैक्स इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बारे में मैंडेट प्रोवाइड करता है। देन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्ट 1974 टारगेट स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एंड कॉन्फिस्केट एसेट्स एक्वायर्ड थ्रू स्मगलिंग विच कैन बी एसोसिएटेड विद मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये जो एक्ट है आपकी एसेट्स को कॉन्फिस्केट कर सकता है, आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकता है अगर वो स्मगलिंग के द्वारा या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा बनाई गई हो। देन बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988, ये यूपीएससी प्रीलिम्स में 2016 या 17 पूछा था क्योंकि उस साल अमेंडमेंट आया था। तो अगर कोई भी रिसेंट एक्ट है जो न्यूज़ में था या उसमें अमेंडमेंट किया गया है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, या तो मेंस के लिए या प्रीलिम्स के लिए। तो प्रोहिबिशन प्रोहिबिट्स बेनामी ट्रांजैक्शन वेयर प्रॉपर्टी इज हेल्ड इन समवन एल्स नेम एडिंग इन द आइडेंटिफिकेशन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम।
तो बेनामी ट्रांजैक्शन का नाम ही आपको बताता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो बेनामी है, या तो वो इंडिविजुअल एग्जिट करता ही नहीं है, या तो अगर इंडिविजुअल एग्जिस्ट करता है तो उसको उस ट्रांजैक्शन के बारे में नॉलेज नहीं है। अब मान लो आपके घर में 5 लोग रहते हैं, जिसमें से एक आपका वर्कर है, माली या ड्राइवर। तो आपने क्या किया, अपना पूरा पैसा या फिर 30% 40% पैसा उसके नाम पर डाल दिया, उसको मालूम ही नहीं है, तो ये बेनामी ट्रांजैक्शन है। तो रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली डिक्लेयर्ड सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ द बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, साइटिंग इट मैनिफेस्टली आर्बिट्री नेचर। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, जो सेक्शन 3 क्लॉज 2 ऑफ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके आर्बिट्री नेचर की वजह से। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फीमा 2000। ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो इट रेगुलेट्स फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस, मॉनिटर्स क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ फंड्स एंड प्रिवेंट्स मनी लॉन्ड्रिंग एसोसिएटेड विद इलीगल फॉरेन एक्सचेंज एक्टिविटीज़। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस को रेगुलेट करता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो फंड्स का है उसको मॉनिटर करता है और मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करता है। देन NIA एक्ट 2008 provides investigative and legal powers to the National Investigation Agency in cases related to terrorism which can have links to money laundering. Then Prevention of Money Laundering Act 2002 PMLA, ये भी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था। अरविंद केजरीवाल जो गए हैं जेल, वो इसी मामले में गए हैं। Then it provides a comprehensive framework for the prevention, detection, prosecution of money laundering offences, including the establishment of the Financial Intelligence Unit and the enforcement of anti-money laundering measures. तो रिसेंटली क्या इंडियन गवर्नमेंट ने जो PMLA एक्ट 2002 था उसमें अमेंडमेंट करके उसका स्कोप बढ़ा दिया है, जिसमें it can include additional reporting entities and enhance the recording of financial transaction. These amendment aims to strengthen the anti-money laundering framework in India and empower authorities to combat money laundering more effectively. अब हम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देख लेते हैं लीगल फ्रेमवर्क देखने के बाद। तो इंस्टीट्यूशनल मेजर्स में मनी लॉन्ड्रिंग को रेगुलेट करने में सबसे टॉप पर है हमारा RBI। उसके बाद कुछ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स बनाए गए हैं हर मिनिस्ट्री में, हर एजेंसी में। देन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ED, देन सेबी है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया स्टॉक मार्केट के लिए। देन इंश्योरेंस रेगुलेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI, ये इंश्योरेंस सेक्टर में। और भी हैं लेकिन मेजर जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स हैं वो यही हैं। आप इन 5 में से कोई भी 2 से 3 याद कर सकते हो, सिर्फ नाम। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या मनी लॉन्ड्रिंग को लेके कॉपरेशन हुआ है। तो सबसे पहले जो है वो वियना कन्वेंशन है 1988 का। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क for international cooperation in combating drug related crimes including money laundering. तो वियना कन्वेंशन 1988 क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए रिलेटेड है, ड्रग्स रिलेटेड क्राइम्स से रिलेटेड है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड करता है इन सबको कॉम्बैट करने में। देन हम नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF। वो क्या है, एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है डेट सेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव मेजर्स to combat money laundering, terrorist financing and proliferation financing। तो इसी FATF में नॉर्थ कोरिया जो था वो ब्लैक लिस्ट में था और पाकिस्तान जो था ग्रे लिस्ट में था रिसेंटली। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें 16.4 जो टारगेट है वो उसी के लिए है। इट वॉज अडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। इट एम्स टू रिड्यूस इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज, कॉम्बैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, strengthen the recovery of stolen assets as a part of broader efforts to promote peaceful and inclusive societies। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन में क्या था, वियना कन्वेंशन 1988 इतना नाम याद रख लेना, FATF इतना नाम याद रख लेना, और SDG का टारगेट नंबर 16.4। ये जो आगे दिए लिखा है ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको बस ये नाम याद पता होना चाहिए और कुछ नहीं। अब हम थोड़ा सा वे फॉरवर्ड देख लेते हैं, चैलेंजेस देख लेते हैं, गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए और वे फॉरवर्ड होना क्या चाहिए मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल करने के लिए। तो सेम वे फॉरवर्ड जो हर किसी में चलता है। एक चीज़ याद रखना है कि इंटरनल सिक्योरिटी 50 मार्क्स की आती है,
जिसमें से 2 10 मार्कर होते हैं, 2 15 मार्कर होते हैं। यही ट्रेंड है अभी तक मेजरली, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर, 2 10 मार्कर, 2 15 मार्कर। तो आप वे फॉरवर्ड पहले से ही तैयार रखें और किसी एक क्वेश्चन का वे फॉरवर्ड आप दूसरे में चिपका सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका वे फॉरवर्ड है तो उसमें काम नहीं आएगा। तो सबसे पहले लीगल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना और पेनल्टीज़ को इंक्रीज़ करना, ताकि पेनल्टीज़ इंक्रीज़ होंगी तो लोग क्राइम करने से पहले 1-2 बार सोचेंगे। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करो, क्योंकि वीक कोऑर्डिनेशन है, वीक लॉज है हर कंट्रीज़ के और डिफरेंट लॉज हैं, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है। देन इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करवाओ। ये जो टैक्स हेवन कंट्रीज़ हैं या फिर ये जो स्विस बैंक हैं, ये डिटेल्स शेयर ही नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसा लॉज बनाया जाए, कुछ ऐसा कंसेंसस आया जाए जिससे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जा सके। देन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को एनहेंस करो, कैसे? मॉनिटरिंग और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। देन एनफोर्समेंट कैपेबिलिटीज़ को स्ट्रेंथन करो अगेंस्ट ब्लैक मनी। जब भी कोई ऑफिशियल जाए तो उसको ब्राइब ना किया जाए या उसको फोर्सफुली ये ना बोला जाए कि भाई देख लियो अपना फ्यूचर। देन टैक्स कंप्लायंसेस को प्रमोट करो, सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइड लॉ, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज लेके आओ और अवेयरनेस क्रिएट कराओ। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन को फैसिलिटेट करो ताकि इनफॉर्मल सेक्टर रिड्यूस हो सके। देन पब्लिक पार्टिसिपेशन को एंकरेज करो और विसिल ब्लोअर्स को प्रोटेक्ट करो। विसिल ब्लोअर्स क्या होते हैं? जो किसी भी क्राइम को, किसी भी इशू को जागरूक करते हैं या फिर समाज के सामने लेकर आते हैं। देन ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करो, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करो एंड एथिक्स को प्रमोट करो। तो ये बेसिकली ये वे फॉरवर्ड था। तो हमारा आज का लेक्चर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट प्रिवेंशन है वो यहीं कंप्लीट होता है। तो हमने सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया आज। हमने PYQs देखे, तो PYQs में मेजर्स पूछता है मनी लॉन्ड्रिंग वाले क्वेश्चन में। सोर्सेज पूछ लिया है उसने, कोई रिसेंट में अमेंडमेंट हो या कॉन्फ्रेंस हुई हो मनी लॉन्ड्रिंग पे तो उसने वो पूछा हुआ है। देन हमने मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन देख ली। देन मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की जाती है, कितने टाइप की होती है, क्या क्या टेक्निक यूज़ होती हैं, सिर्फ नाम पता होना चाहिए। देन मनी लॉन्ड्रिंग का इम्पैक्ट क्या होगा, तो हमने उसको 4 डायमेंशन में देख लिया था, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल था, सिक्योरिटी। देन चैलेंजेस क्या क्या थे हमने वो देख लिया कि ग्लोबल कोऑपरेशन जो है वो बहुत ही वीक है, ट्रांजैक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं, मजनू भाई की पेंटिंग खरीद लेते हैं और उदय भाई की प्याज खरीद लेते हैं। देन टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है। देन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस नहीं है, वेक प्रोविजंस हैं, करप्शंस हो रहा है। देन टैक्स हेवन कंट्रीज इंक्रीज हो रही हैं और पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। देन हमने कुछ स्टेप्स देखे, लीगल फ्रेमवर्क, उसमें बहुत सारे हमने एक्ट देखे, आप 2 से 3 याद रख कर लेना। और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क देखा, उसमें आपको ये सारे इंस्टीट्यूशन थे, RBI, FIU, देन ED, SEBI, IRDAI, इसमें से भी 2-3 आपको याद होने चाहिए। देन इंटरनेशनल कोऑपरेशन में वियना कन्वेंशन आप लिखना ही लिखना और FATF लिख देना, ये 2 तो लिखना ही लिखने हैं। SDG लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसको आप कंक्लूजन में लिख सकते हो SDG को। देन हमने वे फॉरवर्ड देखा। तो इसी के साथ हमारा इंटरनल सिक्योरिटी का जो लेक्चर है वो यहीं कंप्लीट होता है और हम अब तक अपना 80% सिलेबस जो है इंटरनल सिक्योरिटी का कंप्लीट कर चुके हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बॉर्डर एरियाज़ देख लेंगे और उसके बाद इन दोनों को देख लेंगे। तो हमारा जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप GS 3 में अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम GS 2 में गवर्नेंस शुरू करेंगे जो भी 30 to 50 मार्क्स की आती है। गवर्नेंस होने के बाद फिर हम GS 3 में या तो एग्रीकल्चर शुरू करेंगे या डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक, इनमें से कोई टॉपिक। तो हमारा एक और YouTube चैनल है एंथ्रो पाठशाला, जिसका भी अगर एंथ्रो ऑप्शनल हो, एंथ्रो पाठशाला, जिसका भी ऑप्शनल अगर एंथ्रो है तो आप इस चैनल पर लेक्चर्स देख सकते हैं। इसमें पेपर 2 से शुरू किया है, यूनिट 5.1 ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो आप एज अ रिवीजन देख सकते हैं उसको 1.5x पे या 1.25 पे। तो होप आप लोगों को ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। स्टे ट्यून्ड विद बोथ ऑफ दिस यूट्यूब चैनल, एंथ्रो पाठशाला एंड UPSC with me. Please like, share and subscribe. Thank you guys.